नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का श्रीजी स्टडी सेंटर में। मैं डॉक्टर गरिमा कुठारी आज आपके साथ एचआरएम के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ साझा होंगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, मानव संसाधन प्रबंधन। ह्यूमन रिसोर्स नियोजन पर आज हम बात करेंगे। मानव संसाधन प्रबंधन के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मानव संसाधन नियोजन, एचआरपी। क्या है दोस्तों एचआरपी? ये 3 शब्दों से बना जो ये वर्ड है एचआरपी, अगर इसकी हम व्याख्या करें दोस्तों, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, एक ऑर्गेनाइजेशन में मानव संसाधन, हमने हमारी इनिशियल के वीडियो में भी इस बारे में बात की थी कि हर ऑर्गेनाइजेशन में 5M से ऑर्गेनाइजेशन बनता है। वो है मैन, मनी, मशीन, मटीरियल एंड लास्ट टाइम क्या है? मेथड। यस, मेथड। तो इन 5 M में सबसे महत्वपूर्ण जो M है वो है हमारा मैन, मानव, ह्यूमन रिसोर्स, जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हम क्या कहते हैं इसे? ह्यूमन कैपिटल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये वो M है जो सारे M's को डायरेक्ट करता है। मानव ही मनी को मैनेज करेगा, मानव ही मनी का प्रयोग करेगा, उसको बेहतर से बेहतर उससे उसकी लागत के अकॉर्डिंग उससे आउटपुट या रिटर्न की जो अपेक्षा हम कर सकते हैं वो मानव द्वारा कर सकते हैं। वही मशीन को संचालित करेगा, वही मटेरियल को प्रोसेस में करेगा, एंड ही विल बी द वन हु विल बी डिराइविंग द मेथड फॉर द बेस्ट ऑप्टिमम प्रोडक्शन। सो हम यहाँ पर ये मान सकते हैं कि M, जो फर्स्ट M है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट M इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी संगठन के लिए सबसे महत्वपूर्ण M है। तो आज हम बात कर रहे हैं इस मानव संसाधन की प्लानिंग। अब इस प्लानिंग से क्या मतलब निकल रहा है? कुछ शेयर कर पाएंगे क्या? कुछ आशय निकल रहा है एचआरपी से? हम यहाँ बात कर रहे हैं मानव की प्लानिंग। अब इससे कुछ मतलब निकालो। मानव की प्लानिंग या ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग, शब्द तो यही बन रहा है एचआरपी, ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग। कमिंग टू द पॉइंट, एग्जैक्टली सही है ये मिताली। हम यहाँ बात कर रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई की। इकोनॉमिक्स में नहीं गए हम, एचआर पे ही है ना, डोंट गेट कंफ्यूज। हम यहाँ बात कर रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता है, हम उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं। एंड व्हाट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग डज, it ensures कि minimum number of people are available at the right time for the right place. This is management between demand and supply of what? Human resource। मानव का डिमांड और सप्लाई का जो मैनेजमेंट है वो पूरा। डिमांड कैसे? आने वाले समय में हमारे पास कितनी नीड होगी, हमारा मैन पावर प्लानिंग, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का जो एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड है वो क्या रहने वाला है, हमारी रिप्लेसमेंट नीड्स कितनी होगी। हो सकता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग छोड़ने वाले हैं, कुछ का रिटायरमेंट है, कुछ का वीआरएस है, कुछ का गोल्डन हैंडशेक है, जो आपको प्रपोज पता है कि इन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर ये नीड्स हो सकती हैं। तो अकॉर्डिंग टू दोज नीड्स, उस डिमांड के अकॉर्डिंग, और मे बी ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग फॉर सम एक्सपेंशन प्लान। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होने वाला है? कोई एक्सपेंशन प्लान होने वाला है। तो आपको पता है अगर एक्सपेंशन प्लान है तो डेफिनेटली इतने नंबर ऑफ, इतनी क्वालिटी एंड इतनी क्वांटिटी ऑफ मैन पावर आपको रिक्वायर्ड होगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप एक डिमांड जनरेट कर सकते हो, और उस डिमांड के अकॉर्डिंग आप सप्लाई देख सकते हो। आप देख सकते हो कि मुझे इस कैटेगरी की, इस प्रोफाइल की इतनी नंबर ऑफ मैन पावर्स चाहिए। अब उसके अगेंस्ट में मुझे वो सप्लाई कहाँ से मिल सकती है, मैं कहाँ से अपनी नीड को पूरी कर सकती हूँ। मुझे जरूरत तो है, बट वो नीड्स मुझे कैसे पूरी हो सकती है? वो नीड्स के लिए भी देयर आर सम सप्लाई फोरकास्टिंग टेक्निक्स, जैसे कि आप कर सकते हो रिप्लेसमेंट चार्ट। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसी को हम आगे चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं। रिप्लेसमेंट चार्ट क्या होता है? रिप्लेसमेंट चार्ट, रिप्लेसमेंट चार्ट वो होता है जहां पर आप देख सकते हो कि हु विल रिप्लेस हूम। ठीक है, सक्सेशन प्लानिंग हमने पढ़ा था। हमने स्टार्टिंग में जब एचआरएम के फंक्शंस जब हम पढ़ रहे थे दोस्तों, तो एक छोटा सा क्विक रिव्यू लेंगे। एचआरएम के फंक्शंस को हमने 3 हेड पे पढ़ा था। सबसे पहला हेड मैनेजरियल फंक्शंस, दूसरा एडवाइजरी फंक्शंस, एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस वर वेरी राइट ऑपरेटिव फंक्शंस। तो हमने ऑपरेटिव फंक्शंस में एक सक्सेशन प्लानिंग नाम से वर्ड पढ़ा था, करियर प्लानिंग एंड सक्सेशन प्लानिंग। व्हाट वाज सक्सेशन प्लानिंग? क्या था सक्सेशन प्लानिंग? सक्सेशन प्लानिंग वो था
हम यहाँ बात कर रहे हैं रिप्लेसमेंट चार्ट की। अब रिप्लेसमेंट चार्ट इज समवॉट रिलेटेड टू द सक्सेशन प्लानिंग। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में हम हमारे घर परिवार की बात कर लेते हैं। दादा थे, दादा का पोता, दादा का बेटा, तो दीज आर सक्सेसर्स, है ना। दादा के बाद वंश को कौन चलाता है? पापा। पापा के बाद पोता। सो दिस इज दे आर द सक्सेसर्स। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी सक्सेशन प्लानिंग के द्वारा आप क्या देखते हैं कि पर्टिकुलर करंट स्किल पर किसमें वो कैपेबिलिटी, किसमें वो एबिलिटी है, जिससे आप उसको थोड़ा सा अगर आप उसे डेवलप करें, उसे ट्रेन आउट करें, तो ही कैन मूव टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ पोजीशन। दैट इज नोन एज सक्सेशन प्लानिंग। राजा महाराजा के काल में एक राजा के कितने पुत्र होते थे? सभी पुत्रों को गद्दी पे बिठा दिया जाता था? नहीं, उसका सक्सेसर एक होता था। अगर वो चाहता तो सेकंड सक्सेसर आता था। वही चीज यहाँ पर भी है। अगर कोई पोजीशन है तो हम देखते हैं कि आज इस बंदे में कितनी कैपेबिलिटी है, कि क्या हम उसे थोड़ा सा अगर नर्चर आउट करें, थोड़ा सा अगर उसे डेवलप करें, उसे ट्रेनिंग दे, तो क्या उसमें वो काबिलियत है कि वो ऊपर की तरफ मूव कर सकता है? Can he be moved to the higher profiles? So that is known as succession planning. अब हम जाते हैं रिप्लेसमेंट चार्ट की तरफ। हमने बात की सप्लाई फोरकास्टिंग। हम कहाँ थे यहाँ पर? हम थे यहाँ पर सप्लाई फोरकास्टिंग। अब सप्लाई फोरकास्टिंग में वी आर रीडिंग रिप्लेसमेंट चार्ट। हम देख रहे हैं ना कौन किसको रिप्लेस कर सकता है। तो हमारे पास सप्लाई तो हो गई ना भाई। हमें अगर आज चाहिए मैनेजर टू द फाइनेंस, ठीक है, पर हम देख रहे हैं हमारा जो चीफ या मेन अकाउंटेंट जो है या सीनियर अकाउंटेंट जो है, नाउ इज सो मच केपेबल कि ही कैन बी प्रमोटेड टू द मैनेजर फाइनेंस। डेफिनेटली हमारी वो मैनेजर फाइनेंस वाली प्रोफाइल तो कंप्लीट हो गई, बट नाउ हमें क्या चाहिए? सीनियर अकाउंटेंट। or maybe a junior accountant can be promoted to senior accountant, so now we need a junior accountant. So this is known as a replacement chart. Very well understood. तो हम यहाँ बात कर रहे थे सप्लाई फोरकास्टिंग। तो हम कर सकते हैं सप्लाई फोरकास्टिंग एक तो रिप्लेसमेंट चार्ट्स के थ्रू कर सकते हैं, और वी कुड गो फॉर योर ट्रेंड्स। एम्प्लॉयमेंट के क्या क्या ट्रेंड्स हैं, पहले पास्ट क्या ट्रेंड्स रहे जिनके द्वारा हमको सप्लाई मिल रही है। हो सकता है पास्ट हिस्ट्री में ऑर्गेनाइजेशन ने कहाँ से रिक्रूटमेंट्स किए थे अपने, तो हम उन सोर्सेस को भी देख सकते हैं कि वहां के जो रिक्रूटमेंट्स थे, दे वर वेरी फ्रूटफुल एंड दे वर वेरी प्रोडक्टिव। ठीक है, हमने 5 कॉलेजेस में प्लेसमेंट कैंपेन किया था, बट हो सकता है किसी एक कॉलेज से जो हमें आउटपुट मिला था या जो हमें चर्न मिला था, जो एक ग्रुप हमें मिला था, दैट ग्रुप वाज वेरी प्रोडक्टिव एंड दैट ग्रुप वाज वेरी लॉयल एज वेल। तो वी कुड लुक फॉर उन्हीं सोर्सेस को हम देख सकते हैं। सो दिस इज नोन एज सप्लाई फोरकास्टिंग। सो हम मोटा मोटी किस पे बात कर रहे थे? HRP। हमने क्या पढ़ा? प्लानिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। प्लानिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की क्या? अवेलेबिलिटी। तो द कीवर्ड हियर इज इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। सिंपल वर्ड में हम बोल सकते हैं इंश्योरिंग। ये इस तरह के कीवर्ड्स अगर आप चाहें तो अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं, बिकॉज दिस विल हेल्प यू रिकॉल द होल सेशन। इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना क्या कार्य है? ये ह्यूमन रिसोर्स नियोजन। ठीक है, ये इंश्योर करता है कि जब भी अभी आपको आवश्यकता होगी संगठन में, तब मिनिमम नंबर ऑफ मैन पावर अवेलेबल होगी। ठीक है, बहुत जरूरी है। अब घर में कोई मेहमान आने वाले होते तो कि मम्मी सब चीज बाजार से मंगाती है? नहीं मंगाती है ना, घर में रखती है वो स्टॉक अपना। मिनिमम स्टॉक होता है, बट ठीक है, उस स्टॉक से अगर एक्सटेंड कोई चाहता है तो कोई जब हो गई, और अगर इस तरह से कोई अनफॉर्चुनेट किससे बोलेंगे अनएक्सपेक्टेड या कोई कंटिजेंट इवेंट हो गया तो बात अलग है, अदरवाइज एवरीथिंग इज देयर। सो दिस इज व्हाट इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। सो वी शैल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, so human resource planning to provide sufficient supply of manpower। जितनी ऑर्गेनाइजेशन में मैन पावर की नीड्स है, उन नीड्स को सप्लाई, उन नीड्स के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट अमाउंट। अब सप्लाई में क्या होगा? सप्लाई कैसी होनी चाहिए? अगर वाटर वर्क्स बोले हम तो रेगुलर पानी की सप्लाई देते हैं, तो क्या वो काफी है हमारे लिए? हम अगर वाटर वर्क्स वाले बोले, PWD पब्लिक वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट अगर ऐसा बोले, हमारी तरफ से तो रेगुलर वाटर सप्लाई हो रही है, बट वो वाटर सप्लाई भी कैसी होनी चाहिए? इट शुड बी गुड फॉर ड्रिंकिंग, इट शुड बी सेफ, इट शुड बी क्लीन वाटर।
तो यहाँ पर भी अगर हम बात करें सप्लाई की, तो दैट सप्लाई शुड बी इन, क्या होना चाहिए, एडिक्वेट क्वांटिटी एंड एडिक्वेट क्वालिटी। ठीक है, बहुत जरूरी है ना ये दोनों चीजें। भाई जो चाहिए वो दोगे, सही है ना। अभी तो वो भूख अगर पिज्जा की लगी है और मैं रोटी और दाल दूंगी तो कोई पसंद करेगा क्या, नहीं करेगा। सो इट शुड बी इन एडिक्वेट क्वांटिटी एंड एडिक्वेट क्वालिटी। जिस तरह की मैन पावर चाहिए, जिस क्वालिफिकेशन की मैन पावर चाहिए, उसी मैन पावर, उसी क्वालिफिकेशन की मैन पावर को सुनिश्चित करता है कौन, एचआरपी। इट इज बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग एंड प्रेडिक्टिंग फ्यूचर। डेफिनेटली हमने अभी देखा था ना, डिमांड एंड सप्लाई, ये दो शब्द जो है ना, ये दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ये यहाँ पर भी है, डिमांड एंड सप्लाई। तो क्या है ये, किस पे बेस्ड होता है, हम एचआरपी जब हम करते हैं तो हम देखते हैं ना फ्यूचर प्लानिंग। डेफिनेटली हमारे एक्सपेंशन प्लान्स कितने होंगे, प्रीवियस एक्सपेंशन, प्रीवियस जो एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री थी वो कैसी थी, एब्सेंटिज्म कितना ज्यादा था। हमने देखा दिवाली के वक्त लोग बहुत ज्यादा छुट्टी पे होते हैं, दिवाली इज द सीजन टाइम, तो हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा आउटसोर्स मैन पावर को अरेंज करके, परमानेंट तो नहीं रख सकते ना, विल प्लान फॉर आउटसोर्स मैन पावर एट दैट टाइम। या फिर हम कोई ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जिससे जो लीव्स है, जो एब्सेंटिज्म की प्रॉब्लम है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बिजनेस सीजन के टाइम पे, अगर एब्सेंटिज्म बहुत ज्यादा हो रहा है या लेबर टर्नओवर बहुत ज्यादा है, तो हम उन सब चीजों के लिए करेंगे। तो क्या करते हैं, फोरकास्टिंग एंड प्रेडिक्टिंग ऑफ फ्यूचर टू अचीव बोथ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। एचआरपी क्या इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, इंडिविजुअल के गोल्स को अटेन करके फाइनली ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अटेन करना। तो इट इज वेरी क्लियर ना कि इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या मिले जुले हैं कि नहीं है। ऑब्वियसली जब एक इंडिविजुअल गोल अटेन हो रहा है तो डेफिनेटली इट इज लीडिंग टू द पाथ ऑफ, वो जो रास्ता है वो डायरेक्टली संगठन के लक्ष्यों की तरफ ही जाता है। तो ये एचआरपी का एक बेसिक प्रीव्यू यहां से क्लियर हुआ। एचआरपी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मिनिमम एक क्वेश्चन एग्जाम में इससे पूछा ही जाता है ना। किस किस टाइप में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हम रेगुलर हमारे सेशन में इस तरह पे बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो इसकी डेफिनेशन से ही आ जाता है, जो एडविन डी फिलिपो ने दी है, इसकी बाद वाली स्लाइड पर हम पढ़ने वाले हैं। उस डेफिनेशन को सिंपल वो डेफिनेशन दे देते हैं और बोलते हैं इसमें से ये कौन सा प्रोसेस है। जितने ऑपरेटिव फंक्शंस हम पढ़ के आ रहे हैं, ऑपरेटिव फंक्शंस के नाम लिख दिए जाएंगे और बोलेंगे कि सेलेक्ट द वन। वेरी सिंपल, हो गया 2 नंबर डन। टू इंश्योर, एचआरपी क्या इंश्योर करता है, राइट नंबर, राइट पीपल, राइट प्लेस एंड राइट टाइम। भूख अभी लगी है तो खाना अभी चाहिए ना, खाना शाम को मिलेगा तो कोई मतलब नहीं है, जब भूख लगे तभी खाना चाहिए। जहां भूख लगी है, भूख यहाँ लगी है क्लास में तो खाना यही चाहिए। भूख खाना अगर घर पड़ा है और हमें तो 3 घंटे की क्लास यहाँ लेनी है तो फिर कोई मतलब नहीं उस खाने का, उस खाने की एसेंस नहीं है। तो इंश्योरिंग राइट नंबर, राइट नंबर टाइप ऑफ पीपल, जिस तरह के लोग आपको चाहिए। इफ यू आर रिक्वायरिंग a postgraduates, if you are requiring 3 years experience, then 3 years experience is desired for you, है ना। तो ensuring right number, right people, right place and right time। क्लियर है, मतलब समझ में आ गया। अब डेफिनेशन देख लें। मानव संसाधन योजना, पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध कराना जनशक्ति की पर्याप्त आपूर्ति को उपलब्ध कराना, पूर्वानुमान के आधार पर और भविष्य की भविष्यवाणी करना। ठीक है, सिंपल है। व्यक्तिगत और दोनों को प्राप्त करने के लिए संगठनात्मक लक्ष्य, व्यक्तिगत और संगठनात्मक दोनों ही लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ सुनिश्चित करना सही संख्या, सही लोग, सही स्थान और सही समय पर, सही समय पर सही लोगों का सही स्थान पर होना क्या सुनिश्चित करता है, एचआरपी सुनिश्चित करता है। मानव संसाधन नियोजन, योजना की जगह हम नियोजन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरपी। सबसे पहले कुछ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं एंड सेकेंडली देयर आर सम सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरपी। इसमें से भी क्वेश्चन आता है, राइट टाइम राइट प्लेस तो आता ही है, तो ये एक हिंट है हमारे पास। जब राइट टाइम राइट प्लेस की अगर वो बात कर रहा है और मानव संसाधन के रिलेटेड बात कर रहा है तो मतलब वो है एचआरपी। आइडेंटिफाइंग मैन पावर गैप, बहुत बड़ा कीवर्ड है इस पूरे चैप्टर का, मैन पावर गैप। क्या डिमांड है और कितनी सप्लाई है। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो क्या आया, गैप आया, गैप है। इस गैप को आइडेंटिफाई कौन करता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। गेटिंग द राइट पीपल एट द राइट प्लेस एंड द राइट टाइम, यही बात अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। टू इंश्योर दैट देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब हमने क्या अभी हमने बात की
कि लास्ट ईयर हमने हमारा जब एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड देखा या ऑर्गेनाइजेशन का हमने चार्ट देखा, एब्सेंटिज्म को नोटिस किया, तो हमने ये पाया कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सीजन, मे बी दिवाली सीजन, है ना, वी आर हैविंग शॉर्टेज ऑफ मैन पावर, बिकॉज सीजन भी ज्यादा होता है तो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा मैन पावर की जरूरत होती है, और हमारे यहाँ जो एब्सेंटिज्म है वो उस वक्त बहुत ज्यादा होता है। तो थ्रू दिस HRP वी आर गोइंग टू मेक सच प्लान्स, हम ऐसे प्लानिंग करेंगे, हम इस तरह से प्रोग्राम या इस तरह से पॉलिसी को डिवाइस करेंगे कि हमारा जो एब्सेंटिज्म रेट है वो मिनिमम हो उस वक्त, एंड देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ आउटसोर्स्ड मैन पावर, बाहर से कुछ लोगों को हम आउटसोर्स पर भी ला सकते हैं, ताकि जो हमारी सीजनल जो डिमांड है उस डिमांड को हम कंप्लीट कर पाए। तो ये कौन इंश्योर करेगा दैट देयर इज नो शॉर्टेज, कोई शॉर्टेज, कोई कमी ना हो। तो दीज आर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, मतलब मोटा मोटा तो ये काम करेगा ही, बट इसके अलावा there are some secondary objectives as well, recruiting and retaining the required human resources of the required quantity। HRP का ये भी काम है कि उस HRP से जो नीड्स निकल के आई है, नीड्स कैसे निकली थी, गैप से निकली थी हमारी नीड्स, यहाँ से हमारी मैन पावर नीड निकली, अब इस नीड के द्वारा वी नीड टू रिक्रूट पीपल, जब नीड निकली, जब जरूरत निकली तो सामान जाके खरीदना ही पड़ेगा ना, मम्मी ने स्टॉक चेक किया अपने घर का, तो शी फाउंड सम शॉर्टेज, तो क्या करेगी, शील गो टू द मार्केट एंड शील परचेज। डेफिनेटली अगर ऑर्गेनाइजेशन में भी मैन पावर की अगर कोई गैप निकली है तो हम क्या करेंगे, कौन सा प्रोसेस चलाएंगे, रिक्रूटमेंट, भर्ती और चयन की प्रक्रिया चालू करेंगे, उसके माध्यम से हम भर्ती और चयन की प्रक्रिया चालू करेंगे। एंड HRP ये इंश्योर करती है कि जिसे आपने भर्ती कर लिया है, जिसे आपने चयन कर लिया है, वो ऑर्गेनाइजेशन में टिके रहे, रिटेन रहे, ठीक है, जिसे बोलते हैं लेबर टर्नओवर को मिनिमाइज करना। रिटेंशन किसकी प्रॉब्लम है, लेबर टर्नओवर की प्रॉब्लम। अगर लेबर टर्नओवर ज्यादा है तो रिटेंशन क्या हो गया, कम हो गया, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन बोथ। तो रिटेंशन रहे रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्सेज का रिक्वायर्ड क्वांटिटी के अंदर, टू मीट द नीड्स ऑफ एक्सपेंशन डाइवर्सिफिकेशन। अब हमने यही बात की थी अभी स्टार्टिंग में, डिमांड एंड सप्लाई, जब हम डिमांड को फोरकास्ट कर रहे थे तो हमने देखा था कि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह की एक्सपेंशन की नीड्स है, क्या डाइवर्सिफिकेशन की नीड्स है, टू फाइंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स। वापस वही सारी, मेरा वो फर्स्ट पेज वाला पीपीटी को रिकॉल करो, हमने बात की थी सक्सेशन प्लानिंग, रिप्लेसमेंट चार्ट, हमने क्या देखा था, आज करंट स्किल्स के साथ किसको अगर TND ऐड किया जाए, आज की करंट स्किल्स के साथ अगर किसी को TND दिया जाए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी दी जाए, तो किसमें इतनी क्षमता है कि उसे ऊपर की तरफ आप शिफ्ट कर सकते हो, ये भी कौन करेगा, HRP, ठीक है। टू इम्प्रूव KSA, क्या होता है KSA, नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज, नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज। ठीक है, टू इम्प्रूव KSA अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, बहुत जरूरी है आज के जमाने में। अगर आप बदलती दुनिया की रेस के साथ या दौड़ती हुई दुनिया की रेस के साथ अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करोगे, आपने अपने नॉलेज को अपडेट नहीं किया, आपने अपनी स्किल्स को अपडेट नहीं किया, आपने अपनी क्षमताओं को अपडेट नहीं किया, तो यू आर नो मोर, यू आर रूइंड, आप आउट ऑफ द रेस हो रहे हो। तो जरूरी है, यू नीड टू अपडेट द KSA according to technological changes to make the best use of its human resources, मानव संसाधन का उच्चतम उपयोग, ये कौन सुनिश्चित करता है, HRP। अब उपयोग कैसे सुनिश्चित करता है, कोई बतला पाएगा मुझे, हमने यहाँ पर ये देखा था ना कि हम हमारे एम्प्लॉयज को क्या कर रहे थे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड दे रहे थे, रिप्लेसमेंट चार्ट, सक्सेशन प्लानिंग कर रहे थे। सक्सेशन प्लानिंग क्या था, अगर उसमें क्षमता है कि उसे जूनियर अकाउंटेंट से सीनियर अकाउंटेंट बना दिया जाए तो डेफिनेटली आप उसका उपयोग कर रहे हो ना। और अगर आप उसे जूनियर अकाउंटेंट की सैलरी देके वही लेवल का काम कराओगे तो आपके लिए तो नुकसान ही है ना। बंदा सीनियर अकाउंटेंट की प्रोफाइल पे काम करने लायक है, बट आप उसे कहाँ बैठा रखते हो, जूनियर पे। तो HRP क्या सुनिश्चित करता है, रिप्लेसमेंट चार्ट, कौन किसको रिप्लेस कर सकता है HRP में देखा जाता है, तो वहां से हम क्या करते हैं, बेस्ट मैन पावर का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। क्लियर है, ऑल सेट, पूरा चैप्टर आ गया यहीं पर हमारा। आगे तो बस हम जस्ट एक बोलते ना, किताब तो पहले पढ़ ही लिया, ट्रेलर ही इतना अच्छा था कि पूरी किताब पढ़ ली। ये पूरा ट्रेलर जो है ये हमारा पूरी की पूरी किताब है HRP की। टू इंश्योर द बेस्ट फिट बिटवीन एम्प्लॉइज
जरूरी है। हमने क्या बात की थी? राइट पीपल एट द राइट टाइम, राइट प्लेस एंड द राइट क्वांटिटी। तो बेस्ट फिट तो कौन इंश्योर कर रहा है? जो जिस लायक है, जो जहां पर सूटेबल है, जिसकी जो काबिलियत है, उस काबिलियत के अनुसार उसको वो जॉब प्रोफाइल पर सेट करना, ये काम कौन कर रहा है? एचआर। टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज, ठीक है, क्या लागत आ रही है हमारी ह्यूमन रिसोर्स की, क्या लागत आ रही है। इसीलिए इसी से रिलेटेड कॉस्ट की जब हम बात करते हैं ना, तो वो होता है HRA, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। एक प्रश्न बहुत बार एग्जामिनेशन में इस पे भी आया हुआ है, इसी पीपीटी में हम एंड में उस पे भी चर्चा करेंगे। HRA बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट भी बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग भी इसका मतलब होता है। दोनों चीजें अलग अलग हैं, बट HRA का फुल फॉर्म अगर बोला जाए तो दैट कुड बी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एज वेल, ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट एज वेल। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। HRP के उद्देश्य, प्रथम ऑब्जेक्ट क्या है? जनशक्ति अंतर की पहचान करना। क्या हमारे जनशक्ति अंतर है, हमारे क्या मैन पावर गैप्स है, इनको आइडेंटिफाई करना, सही लोगों को सही जगह और सही समय पर लगाना, सुनिश्चित करना कि मानव संसाधन की कोई कमी ना हो और कोई अधिशेष ना हो, ना तो एक्सेस हो और ना शॉर्टेज हो। दोनों ही चीज को कौन इंश्योर करेगा? HRP। और माध्यमिक उद्देश्य की अगर हम बात करें तो वो है आवश्यक मात्रा में मानव संसाधन की भर्ती करना एंड विस्तार विविधीकरण की आवश्यकताओं को पूरा करना, प्रशिक्षण और विकास की आवश्यकताओं को खोजने के लिए प्रौद्योगिकी प्रवर्तन के अनुसार HRM में सुधार करना, अपने मानव संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग करना और सबसे अच्छा जो जॉब फिट हो उसे इंश्योर करना, ये भी HRP का एक रोल है। मानव संसाधन की लागत का अनुमान लगाना, कितनी कॉस्ट आ रही है, क्या जो कॉस्ट हम पे कर रहे हैं उससे बेनिफिट्स हमारे उससे ज्यादा होने चाहिए। डेफिनेटली आपने अगर किसी चीज पे 100 रुपए अपने या 10,000 का आपने एक टूर पैकेज खरीदा, ठीक है, उस टूर पैकेज से डेफिनेटली जो आपको एंटरटेनमेंट या जो फन आपको मिलना चाहिए, जो रिलैक्सेशन जो आपको मिलना चाहिए, तो 4 गुना तो होना चाहिए। 40,000 जितना अगर है आपको क्या बोलते हो सेटिस्फैक्शन अगर आपको मिल रहा है तो देन दैट इज वर्थ ऑफ इट। अगर आप एक ह्यूमन रिसोर्स को लाने में, उसको जो रिटेन करने में, उसको अटेन करने में, उसको रिक्रूट करने में जो कॉस्ट आपकी लग रही है, वो कॉस्ट से जो आपको उससे बेनिफिट मिल रहा है वो उससे ऑब्वियसली एक्स्ट्रा होना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ HRP, अब इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ पर होगा? मानव संसाधन नियोजन का क्या महत्व है, ऑर्गेनाइजेशन से क्या क्या कर सकते हो? डेफिनेटली। तो अगर HRP के फंक्शंस की बात किया जाए तो बहुत कुछ, HRP नहीं, HRM के अगर फंक्शंस की बात किया जाए, HRM के जो फंक्शंस है ना, सबसे इंपॉर्टेंट कौन से फंक्शंस होते हैं HRM के? थर्ड लेवल ऑफ फंक्शंस, दोज वर ऑपरेटिव फंक्शंस। अगर ऑपरेटिव फंक्शंस के लेवल पे अगर हम बात करें तो उनमें से कुछ ऑपरेटिव फंक्शंस में इंपॉर्टेंस है HRP की। आप एक एक करके ऑपरेटिव फंक्शन देखो। पहला ऑपरेटिव फंक्शन था HRP, तो ये खुद ही है। दूसरा रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट में रोल है, हम HRP के माध्यम से पता लगाते हैं कि कितनी भर्ती की हमें आवश्यकता है। तो देयर इज अ रोल इन रिक्रूटमेंट, देयर इज अ रोल इन सिलेक्शन, राइट पर्सन एट द राइट जॉब। व्हेन वी आर पेइंग, तो वी आर पेइंग अकॉर्डिंग टू द एबिलिटीज के अकॉर्डिंग हम पे कर रहे हैं, जिसकी जितनी काबिलियत है हम उतना पे कर रहे हैं। देन बेनिफिट्स, जिसको जितना हमें जब एम्प्लॉइज को रिटेन करना है तो वी नीड टू पे इक्विटेबल। हमें कितना पे करना पड़ेगा? इक्विटेबल करना पड़ेगा। भाई जो जिस लेवल पर काम कर रहा है, अगर 2 लोग काम कर रहे हैं तो दोनों लोगों को क्या करना है? इक्विटेबल पेमेंट करना है हम लोगों को। और इसके अलावा मार्केट के जो स्टैंडर्ड्स है उसके अकॉर्डिंगली भी अगर हम पे करेंगे तो डेफिनेटली एम्प्लॉइज यहाँ पे क्या होंगे? सेटिस्फाइड रहेंगे। अगर हमारा पेमेंट एक एग्जीक्यूटिव को 10,000 है और मार्केट स्टैंडर्ड्स 12,000 15,000 है, तो क्या एम्प्लॉय सेटिस्फाइडली आपके पास काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या होना पड़ेगा? बेनिफिट्स में अगर आप बात करें तो दे शुड बी इक्विटेबल एंड दे शुड बी एज पर द मार्केट स्टैंडर्ड्स। तो मार्केट के जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंगली आप पे करें। देन इवैल्यूएशन, जब आप इवैल्यूएशन करते हो तब भी HRP का रोल है। इवैल्यूएशन करना मतलब कैलकुलेटिंग द वर्थ ऑफ अ जॉब, कैलकुलेटिंग द वर्थ ऑफ अ जॉब। जब किसी जॉब का आप मूल्यांकन करते हो कि इस जॉब से हमें इतना तो हमारा इस जॉब की इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन में, उसी के अगेंस्ट में आप डेफिनेटली उसे पे करोगे।
एक जूनियर अकाउंटेंट और सीनियर अकाउंटेंट की सैलरी में फर्क कैसे करती हो? दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, दोनों की जॉब की वर्थ, ठीक है। और लास्टली इज योर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग नीड्स भी आइडेंटिफाई आपकी एचआरपी से होती है, हमने पढ़ा है। वी आर आइडेंटिफाइंग द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स ऑफ एनी मैन पावर। बेस्ड अपॉन दिस हम क्या कर रहे हैं? सक्सेशन प्लानिंग कर रहे हैं। तो इस छोटे से डायग्राम से बहुत कुछ निकल के सामने आ रहा है, महत्व समझ में आ रहा है हमें एचआरपी का क्या महत्व है। एनालाइज फ्यूचर मैन पावर नीड्स, सरप्लस और डेफिशिएंसी। फ्यूचर में मैन पावर की क्या सरप्लस है, क्या डेफिशिएंसी, हमें कहां से क्लियर हो रहा है? एचआरपी से। देन कोपिंग विद चेंजेस, हमने इससे पहले बात की थी, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के अकॉर्डिंग आप अपने किसको मेंटेन करेंगे? KSA कर रहे हैं, तो ये हो रहा है कोपिंग विद चेंजेस। अगर मार्केट डायनेमिक है तो हमें भी क्या बनना पड़ेगा? डायनेमिक बनना पड़ेगा। इंप्रूव्स एम्प्लॉय एफिशिएंसी, कैसे एम्प्लॉय की एफिशिएंसी को कर रहे हो आप इंप्रूव? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो रही है इंप्रूव। डेवलप्स KSA, फाउंडेशन फॉर पर्सनल फंक्शंस। जितने पर्सनल फंक्शंस थे, कौन से पर्सनल फंक्शंस होते हैं? मैनेजरियल पर्सनल फंक्शंस पढ़े हमने, कौन कौन से होते हैं? डेफिनेटली प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये जो पर्सनल फंक्शंस है इनका बेस है ये, HRP is the base. इसी के बेसिस पे we are doing for planning, we are going organizing, we are directing and we are controlling the manpower. So it is the foundation for personal function. And definitely ये सब जब आप कर लेते हो, ठीक है, आप गैप को, डेफिशिएंसी को कम कर लेते हो, आप चेंजेस को कोप आउट कर लेते हो, आप एफिशिएंसी बढ़ा लेते हो, तो डेफिनेटली लेबर कॉस्ट क्या होती है आपकी? कम हो जाती है। क्लियर है इंपॉर्टेंस ऑफ HRP? क्रिस्टल क्लियर हियर? बहुत अच्छे से। चलिए, HRM का महत्व हिंदी में हम देख रहे हैं। भविष्य की जनशक्ति आवश्यकताओं का विश्लेषण करें, अधिशेष है या कमी है ये हमें पता लगाना है। परिवर्तनों से निपटना बहुत आवश्यक है क्योंकि इस जमाने में चेंज इज इनएविटेबल। हम रेगुलरली यही बात हर जगह सुन रहे हैं कि चेंज जो है वो इनएविटेबल है, आप उससे नहीं बच सकते हो। जीवन परिवर्तनशील है, चाहे वो हम जीवन जीने के तरीके से बोले, हमारे जीवन में काम करने के तरीके से बोले, हमारी लाइफस्टाइल में बोले, हमारे नॉलेज पार्ट पे बोले, तो इट इज इनएविटेबल। हर जगह चेंज जो है वो ड्रास्टिक वे में आ रहा है। कर्मचारियों की कार्य कुशलता में सुधार, वो किसका काम है? HRP का काम है। KSA विकसित करता है, कार्मिक कार्यों के लिए फाउंडेशन है और श्रम लागत भी इससे हमारी कम होती है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द HRM का महत्व। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम आ रहे हैं, HRM का प्रोसेस, क्या प्रक्रिया होगी? ह्यूमन रिसोर्स नियोजन की क्या प्रक्रिया होगी? तो नियोजन हमेशा कहां से चालू होता है? ऑब्जेक्टिव से। जब भी हम नियोजन करते हैं तो हम सबसे पहले उद्देश्य देखेंगे। अभी आप एक छोटा सा नियोजन कर रहे हो, घर में कोई मैनेजमेंट कर रहे हो, तो सबसे पहले लक्ष्य को देखोगे ना, कितने टाइम का नियोजन कर रहे हो, लक्ष्य देखोगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें HRM के प्रोसेस का, तो वो भी जो स्टार्ट होता है, ओके, देयर वाज अ डेफिनेशन जो रह गई थी, तो हमने कहा था ना सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो डिसेंसो और रॉबिन्स की डेफिनेशन है। डेफिनेशन से ही क्वेश्चन डायरेक्टली उठ के आता है एग्जामिनेशन में, प्रीवियसली बहुत बार पूछा जा चुका है। सो दिस इज अ वेरी वेरी important definition. The process by which an organization ensure that right number and kind of people at the right place, right time, capable of effectively and efficiently completing these tasks that will help the organization achieve its overall objectives. मैंने कहा था ना इसके कीवर्ड है ensure, right number, right time, right kind of people at the right place. क्लियर है? Right number, right type, right kind and right place. Ensuring this human manpower needs is what? HRP, Human Resource Planning. हिंदी में देखें तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक संगठन यह सुनिश्चित करता है कि उसके पास सही समय पर, सही जगह पर, सही संख्या और प्रकार के लोग हैं जो उन कार्यों को प्रभावी ढंग से और कुशलता से पूरा करने में सक्षम है, जो संगठन को उसके समग्र उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ HRP इज हियर। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स
प्लानिंग, तो हमने क्या बात की, जो भी प्लानिंग होती है वो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होती है, उद्देश्यों से। संगठन के क्या उद्देश्य हैं, हम वहां से बातों को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले एनालाइज ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स, look at the future plans of the organization, what projects it's want to pursue in the future, any extension plan and so on. ठीक है। सो HRP में सबसे पहले हम क्या करते हैं, एनालाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान्स। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के क्या लक्ष्य हैं, क्या प्लान्स हैं, हम उस पर देखेंगे। हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन क्या इस साल कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाली, कोई एक्सपेंशन प्लान है, या कोई लॉस का प्रोजेक्ट उसे बंद तो नहीं करने वाली। तो ऑब्वियसली वहां से हमारे पास क्या आएगी, सप्लाई आएगी, तो हमारे पास एक्स्ट्रा मैन पावर हो जाएगी। तो हमें मैन पावर को यूटिलाइज करने के लिए या तो कोई नया प्रोजेक्ट लगाना पड़ेगा या उस मैन पावर को छुट्टी करनी पड़ेगी, हटाना होगा। ठीक है, तो हमें किस तरह के प्लान की जरूरत है, तो ये हमें कहाँ से पता चलेगा, ऑर्गेनाइजेशन के क्या लक्ष्य हैं, ऑर्गेनाइजेशन के क्या प्लान्स हैं। इवैल्यूएट द करंट स्टेट ऑफ मैन पावर वर्कफोर्स, आप अपनी अभी करंट जो स्टेट है उसका एक इन्वेंट्री तो बनाइए, कि आपके पास किस प्रोफाइल पे कितने लोग अवेलेबल हैं, आज आपकी स्थिति क्या है, इसी से तो आप फ्यूचर की स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उद्देश्यों लक्ष्यों को प्राप्त करने के बाद आप एक करंट स्टेट ऑफ वर्कफोर्स, आप एक स्टेटस, एक लिस्ट, एक इन्वेंट्री बनाएंगे एंड अनकवर गैप्स, फिर वहां से आप क्या करेंगे, गैप्स निकालेंगे। अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो क्या करना होगा हमें, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई क्या है, कम है, तो हमें क्या करना होगा, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करना होगा, RNS। और अगर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, ऑब्वियसली रिडंडेंसी प्लान्स हमें लगाने होंगे, जिससे कि हम जो एक्स्ट्रा मैन पावर है उसको ऑर्गेनाइजेशन से या तो कहीं और डाइवर्ट करेंगे या फिर उन्हें बाय बाय कर देंगे। ठीक है, सो विल हैव टू हैव ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, हमें बनाना पड़ेगा सबसे पहले। करंट स्टेट मतलब इन्वेंट्री का लिस्ट थोड़ी ना बनाई जाती, चार्ट बनाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन का। एक ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट बनाएंगे, फिर रिप्लेसमेंट चार्ट बनाएंगे और स्किल इन्वेंट्री बनाएंगे इसके द्वारा। क्लियर है, ये समझ में आ रहा है। देन फोरकास्ट फ्यूचर HR रिक्वायरमेंट्स, अब हम क्या करेंगे, हमने हमारी आज की इन्वेंट्री तो बना ली, अब हम देखेंगे हमें क्या चाहिए, हमें फ्यूचर में कितने की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं अपना पास प्रीवियस ईयर का अगर ट्रेंड देखूं तो वहां मुझे इतने मैन पावर की जरूरत एट पर्टिकुलर लोकेशन पड़ी थी। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग वेडिंग सीजन हो गया, या फिर आपका सीजन हो गए, मेन सीजन हो गए, फेस्टिव सीजन हो गए, तब मुझे इतने मैन पावर की जरूरत पड़ी थी, तो मैं अकॉर्डिंगली अपनी फ्यूचर मैन पावर की रिक्वायरमेंट्स को फोरकास्ट करूंगी। और अगर वो कैसे करेंगे, हम सिनेरियो प्लानिंग करेंगे, गैप एनालिसिस करेंगे एंड स्वॉट एनालिसिस के थ्रू हम करेंगे। व्हाट इज स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट एनालिसिस। हमारी स्ट्रेंथ, हमारी जो कैपिटलिज्म है, हम किस चीज में माहिर है, दोज आर आर स्ट्रेंथ, सो वी शुड कैपिटलाइज दोज, एंड वीकनेसेस को क्या करना होगा, कम करना होगा, एंड अपॉर्चुनिटीज है वी शुड कैपिटलाइज अपॉन दोज अपॉर्चुनिटीज। जो हमारे पास क्षमताएं हैं, हम उन क्षमताओं से क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न लेंगे। एंड थ्रेट्स इज जो चैलेंजेस आने वाले हैं, हम उन चैलेंजेस के लिए पहले से वर्कआउट करके हम उन चैलेंजेस के जो खतरे हैं, जो चैलेंजेस से जो हमें डेंजर्स हैं, हम उन डेंजर्स को कम से कम मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। डेवलप एंड इम्प्लीमेंट अ प्लान, फिर हम क्या करेंगे, एक एक्शन प्लान बनाएंगे। ठीक है, एक्शन प्लान क्या हो सकता है, इट कुड बी इन दिस डायरेक्शन और इट कुड बी इन दिस डायरेक्शन। या तो आप रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन कर रहे हैं या फिर आप रिडंडेंसी प्लान बना रहे हैं। ठीक है, मॉनिटर, रिव्यू एंड रीअसेस योर प्लान। लास्टली आप क्या करोगे, अपने प्लान को मॉनिटर करोगे, रिव्यू करोगे, उसकी रेगुलर इंटरवल्स पर आप उसे मॉनिटर करके आप उसको देखेंगे, आप उसे फीडबैक लेंगे कि क्या चीजें जो है वो ऑन ट्रैक चल रही है, नहीं चल रही है, एंड यू विल रीअसेस योर प्लान। अगर कहीं कोई गैप आपको दिख जाएगा, कहीं कोई डिफॉल्ट आपको कोई गैप दिख रहा है, तो आप डेफिनेटली उस प्लान को जाके रिव्यू करोगे, रीअसेस करोगे और उसमें चेंजेस इंप्लीमेंट करोगे। तो ये ओवरऑल हमारा HRP का प्रोसेस है, जो स्टार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से, फिर हम डिमांड एंड सप्लाई निकालते हैं, फिर हम एक इन्वेंट्री बनाते हैं, उस इन्वेंट्री के बेसिस पर हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। ठीक है, गैप्स को निकालते हैं, फिर फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं, एक एक्शन प्लान बनाते हैं और उस एक्शन प्लान को रेगुलरली ऑब्वियसली
एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद फीडबैक। मैनेजमेंट के हर प्रोसेस का जो मेन रीजन, मेन जो लूप है वो है हमारा फीडबैक। वही हम यहाँ कर रहे हैं, मॉनिटर, रिव्यू एंड रीअसेस। दिस इज बेसिकली फीडबैक। अब ये बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि ऑलमोस्ट 2 से 3 प्रश्न पूरे हमारे, अगर हम इसकी बात करें, हमारे सब्जेक्ट की बीएडीएम की बात करें, तो उसमें से प्रोसेस पे से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अब साथियों, ये हमेशा ध्यान रखना कि प्रोसेस में जो शब्द होते हैं वो हमेशा सेम लाइंस हो, ये जरूरी नहीं है, वो लाइंस डिफर करेगा। तो इसलिए हमें सिर्फ उसके एसेंस को समझना जरूरी है। हम अगर शब्दों पे जाएंगे कि नहीं यार मैंने तो बुक में पढ़ा था कि एनालाइज करंट मैन पावर नीड्स और यहाँ तो कुछ और ही लिखा है, तो नहीं, गो टू द एसेंस, डोंट मार्क द वर्ड्स। ठीक है, तो एचआरपी का जो प्रोसेस है ये भी अगर हम बोले तो एग्जामिनेशन की दृष्टि से इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम कहां से स्टार्ट करते हैं? वी स्टार्ट विद ऑर्गेनाइजेशनल प्लान या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, फिर विल फोरकास्ट द डिमांड फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज। फिर हम क्या करते हैं? हम डिमांड को फोरकास्ट करते हैं बेस्ड अपॉन द प्रीवियस स्टेप, फोरकास्ट द रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर इट। नेक्स्ट वी फोरकास्ट ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई। जब हमने डिमांड निकाल दी, अब तो देखना पड़ेगा ना सप्लाई कहां से होगी। जरूरत तो निकाल ली, अब इसको कहां से भुगतान कर सकते हैं, इसे कहां से प्राप्त कर सकते हैं, वो निकालना जरूरी है। गिवन द एस्टिमेटेड ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड, कितनी हमें आवश्यकता है, उसके बेसिस पर लुक एट द सोर्सेज ऑफ देयर सप्लाई एंड व्हाट एक्सटेंट दे आर अवेलेबल। उन सोर्सेज से हमें किस एक्सटेंट तक हमारी सप्लाई हमें फुलफिल कर सकते हैं। हो सकता है उदयपुर में सिर्फ 3 ही कॉलेजेस है और हमारे पास जो मैन पावर रिक्वायरमेंट है वो अराउंड 60+ मैन पावर की है, और वहां से हमें सिर्फ 50 एम्प्लॉइज ही मिल सकते हैं। विल लुक फॉर मोर सोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट, संगठनात्मक उद्देश्यों का विश्लेषण करें। भविष्य की योजनाओं को देख संगठन अर्थात भविष्य में किन परियोजनाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कोई विस्तार योजना इत्यादि। फिर मानव संसाधन की मांग का पूर्वानुमान। ठीक है, पहले आपने डिमांड निकाल दी, अब आप सप्लाई का पूर्वानुमान निकालोगे। पिछले पर आधारित चरण, पिछले आधारित चरण, इसके लिए आवश्यक मानव संसाधन का पूर्वानुमान लगाएं। पूर्वानुमानित मानव संसाधन आपूर्ति, अनुमानित मानव को देखते हुए आवश्यक संसाधनों, उनके आपूर्ति के स्रोतों को देखें कि वे किस हद तक उपलब्ध है। नेक्स्ट स्टेप इज एस्टिमेटिंग मैन पावर गैप। आपने ऑब्जेक्टिव्स देख लिया, आपने डिमांड देख लिया, आपने सप्लाई देख ली। अब आप क्या देखोगे? क्या डिमांड एंड सप्लाई में डिमांड इज मोर और सप्लाई इज मोर, और इट कुड बी सप्लाई इज मोर एंड डिमांड इज लेस। ठीक है, यू विल आइडेंटिफाई द मैन पावर। यहां से आपकी मैन पावर गैप्स जो है वो आइडेंटिफाई होंगी। देन यू विल मेक अ एक्शन प्लान, आपको किस तरीके से चीजों को प्रोसेस में लाना है। ऑपरेशनल प्लान आप बनाओगे। वंस द मैन पावर गैप्स आर एस्टिमेटेड, एक्शंस टू बी टेकन फॉर ब्रिंगिंग दोज गैप्स। उन गैप्स को हम कैसे कम करें, उन गैप्स को कैसे ब्रिज करें, ये हमें देखना जरूरी है। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल आर रिक्वायर्ड थ्रू द प्रोसेस। अब पूरे ही इस प्रोसेस में, पूरे ही प्रक्रिया में वी नीड टू मॉनिटर द थिंग्स। हमें देखना होगा कि कहीं हमने जो गैप्स निकाली है वो हमने एस्टिमेटेड गैप्स जो निकाली है हमने फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए, लास्ट ईयर के ट्रेंड्स को देखते हुए, एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स को देखते हुए, मार्केट ओपिनियन को देखते हुए हमने किया है कि नहीं किया है। वी नीड टू मॉनिटर एट ईच एंड एवरी स्टेप, वी नीड टू टेक कंट्रोल मेजर्स एट ईच एंड एवरी स्टेप। हमें हर प्रक्रिया के दौरान कंट्रोल को, मॉनिटर को, वी नीड टू असेस आवर ओन प्लान्स। हमें अपने ही काम को रीअसेस बार बार करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ पर? कोई डाउट्स? मानव संसाधन योजना प्रक्रिया। सबसे पहले जनशक्ति अंतराल का अनुमान लगाना। ओके, इट इज कमिंग फ्रॉम द थर्ड पॉइंट। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन कर लिए, फिर डिमांड कर लिया, फिर सप्लाई कर लिया, उसके बाद हम अंतराल, अगर कोई गैप है तो हम उसका एस्टिमेट लगा रहे हैं, उसके बाद हम एक्शन प्लान कार्य योजना बना रहे हैं, और अंत में हम क्या कर रहे हैं? निगरानी और नियंत्रण की आवश्यकता होती है।
So this is the overall HRP process. इसके बाद the most important and the last topic for this chapter is aspects of HRP. इसके बाद हम सिर्फ दो छोटी छोटी सी बातें देखेंगी, difficulties in HRP और HRA. क्या था HRA? Human Resource Auditing भी या Accounting भी, दोनों ही चीजें HRA ही कहलाती हैं. तो अगर हम एस्पेक्ट्स की बात करें तो एस्पेक्ट्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होते हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट और एक होता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट. एग्जामिनेशन में इस पे भी बहुत से बार प्रश्न किए गए हैं. व्हाट आर द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट? तो क्वांटिटी की जब बात करेंगे तो क्या चीज आएगी? डिमांड और सप्लाई. वेरी क्लियर. अगर हम क्वांटिटी की बात करेंगे, ठीक है, तो क्वांटिटी क्या होती है? डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई. और अगर हम क्वालिटी की बात करेंगे, क्वालिटेटिव की बात करेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा जॉब एनालिसिस. अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन. पता है ना आप सभी को, जॉब एनालिसिस के दो बाय प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? दो एलिमेंट्स क्या होते हैं जॉब एनालिसिस के? कुछ इस तरह से होता है, जेडी एंड जेएस, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशंस. तो दिस इज द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. दो एस्पेक्ट समझ में आ गए, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिमांड फोरकास्टिंग एंड सप्लाई फोरकास्टिंग. ये दो चीजें यहाँ पर इन्वॉल्व करते हैं. अब अगर हम बात करें डिमांड फोरकास्टिंग की, तो डिमांड फोरकास्टिंग का क्या मतलब होता है? क्या मतलब हुआ? भाई हमारे क्या कोई एक्सपेंशन प्लान्स हैं? रिप्लेसमेंट नीड कितनी बनेगी? एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड क्या रहा है हमारा? एब्सेंटिज्म कितना रहा है? इन सब के बेसिस पर हम क्या करेंगे? एक डिमांड फोरकास्ट बनाएंगे अपना. क्लियर है? मांग पूर्वानुमान का अर्थ है कर्मचारियों की भविष्य की आवश्यकताओं का अनुमान लगाना. यह बिक्री के अनुमान, कंपनी को मिलने वाले प्रस्तावों की संख्या या कंपनी के पास मौजूद ऑर्डर के अनुमान के आधार पर किया जा सकता है. क्लियर है? किस किस के बेसिस पे कर सकते हैं हम? कितनी हमारी सेल्स होगी, क्या हमें कोई नए प्रपोजल्स मिलने वाले हैं, क्या कंपनी के पास कोई ऑर्डर जो है उनके बेसिस पर कंपनी को कोई एक्स्ट्रा मैन पावर की जरूरत होगी या नहीं होगी. इट कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटिंग सेल्स, number of proposals, on the basis of number of orders the company has. So this is demand forecast. अब डिमांड फोरकास्टिंग के अंदर बेसिकली तीन तरह की मेथड्स होती है. आप डिमांड को कैसे फोरकास्ट कर सकते हो, ठीक है? इसका एक चार्ट लास्ट में बनाएंगे क्योंकि पार्ट्स थोड़े से हो रहे हैं तो चीजें कंफ्यूजिंग नहीं हो, इसलिए लास्ट में हम एक चार्ट ड्रॉ करेंगे. हम बात कर रहे थे किसकी? एस्पेक्ट्स ऑफ एचआरपी. क्या थे एस्पेक्ट्स ऑफ एचआरपी? क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. अभी हम बात कर रहे हैं क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक जिसे हम बोलते हैं. मात्रात्मक में जब हम मात्रा किससे निकालेंगे? डिमांड और सप्लाई से. हम बात कर रहे हैं डिमांड की. अब डिमांड हम कैसे निकालेंगे? डिमांड को कैसे निकालेंगे? या तो जजमेंट के थ्रू निकालेंगे, कुछ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लगा सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मैनेजरियल जजमेंट. अब एक प्रश्न पहले एग्जाम में इस तरह से पूछा गया है इसके ऊपर कि मैनेजरियल जजमेंट जो है वो कैसे होगा. क्या मैनेजरियल जजमेंट टॉप टू बॉटम अप्रोच है या मैनेजरियल जजमेंट बॉटम टू अप अप्रोच है? तो मैनेजरियल जजमेंट जो है वो दोनों ही हो सकता है. इट कुड बी टॉप टू बॉटम, इट कुड बी बॉटम टू अप. अब इसको समझ लेते क्या चीज है. चाहो तो ये प्रश्न लिख लो. अब जब ये प्रश्न ऐसे ही उठ के आया था तो जिनने नहीं पढ़ा था उन लोगों के लिए बड़ा कंफ्यूजिंग था कि कहां से उठ के आया कि मैनेजरियल जजमेंट क्या है. तो डिमांड फोरकास्टिंग में यू कैन राइट डाउन द क्वेश्चन एज वेल. व्हाट इज द अप्रोच ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग ड्यूरिंग मैनेजरियल जजमेंट? ठीक है. What is the method of demand forecasting in managerial judgment? या what is the approach of managerial judgment? ठीक है. अब मैनेजरियल जजमेंट क्या होता है? देखो, अगर डिमांड को फोरकास्ट कर रहे हैं ना,
एक संगठन में एक मैनेजर जब डिमांड को फोरकास्ट कर रहा है तो वो क्या करेगा, अपने साथ लोगों के साथ बैठेगा और देखेगा ये बताओ क्या लगता है इस बार क्या हमारी मैन पावर डिमांड होनी चाहिए, क्या अप होगी या फिर डिक्रीज होगी हमारी। तो कुछ सजेशंस नीचे से भी आएंगे और कुछ चीजें ऊपर से नीचे भी आएंगी। डेफिनेटली एक्सपेंशन प्लान कौन बताएगा, टॉप मैनेजमेंट बताएगा। और एम्प्लॉयज की प्रीवियस जो ट्रेंड्स हैं, एब्सेंटिज्म के जो ट्रेंड्स हैं, वो कुछ नीचे से भी उस तरह से सजेशंस आ सकते हैं। सो इट कुड बी बोथ, इट कुड बी बॉटम अप बेसिस और इट कुड बी टॉप डाउन बेसिस। यही दो चीजों की मैंने अभी बात की थी, बॉटम अप और टॉप डाउन बेसिस। क्लियर है, समझ में आ गया? दिस इज मैनेजरियल जजमेंट. Managerial judgment in small companies generally is the method which is used where the managers sit down and think about the future workload. आने वाले समय में क्या future workload रहेगा and decide how many people they need. It can be bottom up basis, नीचे से कोई suggestions आ सकते हैं, or where managers give the proposal to top managers and be done on the basis of top down basis where top management takes the forecast and give it to the departmental managers. कई बार क्या होगा, एक्सपेंशन प्लान अगर मैनेजमेंट के दिमाग में होगा तो वो क्या हो जाएगा, टॉप से बॉटम। और यहाँ कोई प्रॉब्लम्स, कोई सजेशंस, कोई प्रपोजल जाएगा तो वो बॉटम अप अप्रोच रहेगा। सो इट कुड बी बोथ। जो बेस्ट वे है वो क्या है, ब्लेंड ऑफ बोथ। बेस्ट वे क्या होता है, बेस्ट वे इज ब्लेंड ऑफ टॉप डाउन एंड बॉटम अप। बॉटम अप अप्रोच। हिंदी में से देखें तो प्रबंधकीय निर्णय छोटी कंपनियों में आमतौर पर इस पद्धति का उपयोग किया जाता है जहां प्रबंधक बैठते हैं, क्या करते हैं, जहां प्रबंधक बैठते हैं, भविष्य के काम के बोझ के बारे में सोचते हैं और तय करते हैं कि उन्हें कितने लोगों की आवश्यकता है। ये नीचे से ऊपर के आधार पर किया जा सकता है, नीचे से ऊपर जहां प्रबंधक को प्रस्ताव देते हैं, और ऊपर से नीचे के आधार पर भी किया जा सकता है जहां शीर्ष प्रबंधक पूर्वानुमान लगाता है और समीक्षा के लिए विभागीय प्रबंधक को दे देता है। मैंने एक फोरकास्ट लगाया बीइंग द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी और मैंने अपने नीचे वाले मैनेजर्स को दे दिया कि भाई अब इस पे तुम विचार करो। सो इट कुड बी बोथ। क्लियर है? तो हम बात कर रहे थे डिमांड फोरकास्टिंग की। डिमांड फोरकास्टिंग की फर्स्ट मेथड है मैनेजरियल जजमेंट और दूसरी जो मेथड है दैट इज वर्कलोड फोरकास्टिंग, या इसे कहते हैं वर्कफोर्स एनालिसिस। अब इसमें दो टर्म्स आ रही है फ्रेंड्स, यहां पर आ रहा है सबसे पहले वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कलोड फोरकास्टिंग एंड वर्कलोड एनालिसिस। सबसे पहले आप एक अनुमान लगाते हो, ठीक है, उस अनुमान के बेसिस पर आप जब मैन पावर का एनालिसिस करते हो तो वो हो जाता है मैन पावर एनालिसिस, वर्कफोर्स एनालिसिस। When it is possible to apply work measurements to know how long operations should take and the amount of labor required, this is known as workload analysis. भाई घर पे कोई फंक्शन आने वाला है तो हमें पहले से पता है ना, भाई जहाँ दो लोग काम कर रहे हैं वहां में एक लोग, दो लोगों की और जरूरत पड़ेगी क्योंकि आने वाले मेहमानों की संख्या क्या है, ज्यादा है। तो ये क्या होता है, वर्कलोड एनालिसिस। कितना लोड पड़ने वाला है, कितना भार पड़ने वाला है काम का, दैट इज वर्कलोड एनालिसिस। और इसके बेसिस पर, वर्कलोड एनालिसिस के बेसिस पर हम क्या करते हैं, वर्कफोर्स का एनालिसिस करते हैं। अब कितनी काम वालों की हमें जरूरत पड़ेगी। On the basis of workload of each plant during the forthcoming years, workforce analysis is done considering the rate of absenteeism and labor turnover. ठीक है, अब हमने वर्कलोड तो निकाल दिया, उसके बेसिस पर हम एब्सेंटिज्म और लेबर टर्नओवर को मद्देनजर रखते हुए हम वर्कफोर्स का एनालिसिस करेंगे कि भाई अगर हमने 4 लोग भी रखे तो उसमें से 10 लोगों की टीम है तो मिनिमम एक जना तो डेली एब्सेंट हो गई, ठीक है, 3-4 महीने में एक बंदा छोड़ के जाएगा ही, या 6 महीने साल भर में एक का रोटेशन हो गई। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम क्या करेंगे, वर्क फोर्स का एक एनालिसिस करेंगे। दैट इज नोन एज वर्कलोड फोरकास्टिंग या वर्क स्टडी टेक्निक। हम बात कर रहे हैं डिमांड फोरकास्टिंग की सेकेंड मेथड। पहली थी मैनेजरियल जजमेंट, दूसरी है वर्कलोड फोरकास्टिंग। हिंदी में इसे देखते हैं। इसका उपयोग तब किया जाता है जब ये जानने के लिए कार्य माप लागू करना संभव हो कि संचालन में कितना समय लगना चाहिए और कितने श्रम की आवश्यकता होगी। इस वर्कलोड विश्लेषण के रूप में भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसे,
वर्कलोड विश्लेषण। ठीक है, आगामी वर्षों के दौरान प्रत्येक संयंत्र के कार्यभार के आधार पर अनुपस्थिति की दर कितनी एब्सेंटिज्म होगी, और श्रम कारोबार को ध्यान में रखते हुए कार्यबल विश्लेषण भी हम कर सकते हैं। क्या है वो? वर्कफोर्स एनालिसिस। क्लियर है? अब थर्ड मेथड जो है दैट इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक। ये तीसरी जो इसकी डिमांड फोरकास्टिंग की थर्ड मेथड है दैट इज स्टैटिस्टिकल टेक्निक। इट इज वन ऑफ द रिलायबल सोर्स फॉर लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग ऑफ एम्प्लॉय। सबसे पहली इसके अंदर जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक में है वो है हमारे पास रिग्रेशन एनालिसिस। स्टैटिस्टिक्स में हम सम पढ़ के आए हैं, जहां पर हम क्या करते हैं, फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को किसी एक आउटपुट के बेसिस पे, सेल्स या आउटपुट के बेसिस पे जब हम आइडेंटिफाई करते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो रिलेशनशिप बनता है वो क्या होता है? रिग्रेशन एनालिसिस। कभी भी एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड कोई प्रश्न आए तो दीज आर द कीवर्ड्स, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। कुछ इंडिपेंडेंट चर होते हैं और कुछ डिपेंडेंट चर होते हैं। ठीक है, उनके आधार पर जब आप उनका एस्टिमेट निकालते हो तो वो होता है रिग्रेशन एनालिसिस। सेल्स, आउटपुट, इनके बेसिस पर जब आप मात्राओं को ज्ञात करते हो वो हमारा प्रतिगमन विश्लेषण है। इसका उपयोग बिक्री, आउटपुट आदि के आधार पर कर्मचारियों के भविष्य की आवश्यकता का, भाई कितनी बिक्री हो रही है, अगर हमारे माल की बिक्री, अभी गर्मी आने वाली है, अब एसी की बिक्री तो क्या होगी? बढ़ेगी ना। तो माल की बिक्री क्या होगी? बढ़ेगी। तो हम क्या करेंगे? भविष्य में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाएंगे। तो ये हो गया रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट इज बुर्क स्मिथ मॉडल। इस मॉडल में हम क्या करते हैं? दिस मॉडल यूजेस द इक्वेशन leg 1 leg plus g is equals to x upon y divided by y। ऐसे पूछा नहीं जाता है बट जनरली ठीक है, हमें पता होना चाहिए। एस्टिमेटेड डिमांड EN is equals to estimated demand, leg is overall turnover of business, G is total growth and Y is number of years, today's overall activity to the personnel required। ठीक है, जनरल हमें पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला जो है ये हमारा डिमांड फोरकास्टिंग से रिलेटेड है, बस इससे ज्यादा की हमें जरूरत नहीं है। बर्क स्मिथ मॉडल, ये मॉडल समीकरण का उपयोग करता है। समीकरण है लेग प्लस जी मल्टीप्लाइड बाय 1 एक्स अपॉन वाई। ठीक है, नेक्स्ट इज रेशियो एंड ट्रेंड एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब हम पढ़ के आए थे मैथमेटिक्स में तब बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। When ratio is calculated on the basis of past data, जब हम पुराने डेटा के बेसिस पर अगर कोई रेशियो निकालते हैं, दैट इज रेशियो एंड ट्रेंड। नाम से समझ में आ रहा है, ट्रेंड मतलब कोई एक गति चल रही है, उस गति के आधार पर हम किसी चीज का अनुमान लगा रहे हैं। फ्यूचर रेशियोज आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस एक्सपेक्टेड इन द ह्यूमन रिसोर्सेज। अनुपात और प्रवृत्ति विश्लेषण, इस पद्धति में अनुपाति की गणना पिछले आंकड़ों के आधार पर की जाती है। भविष्य के अनुपातों की गणना मानव संसाधन में अपेक्षित परिवर्तनों के आधार पर की जाती है। तो अभी हमने इन ऑल डिमांड फोरकास्टिंग पूरा पढ़ लिया। डिमांड फोरकास्टिंग की 3 मेथड्स पढ़ी है, मैनेजरियल जजमेंट, सेकेंड वाज वर्कलोड एनालिसिस एंड थर्ड इज दिस स्टैटिस्टिकल टेक्निक। स्टैटिस्टिकल टेक्निक में भी हमने 3 तरह की चीजें पढ़ ली है। सबसे पहली रिग्रेशन एनालिसिस, रेशियो ट्रेंड एनालिसिस एंड बर्क स्मिथ मॉडल। अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। क्या था क्वालिटेटिव एस्पेक्ट? जब हम क्वालिटी की बात करें कि किस तरह के लोग हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे? जॉब एनालिसिस करेंगे। जॉब एनालिसिस होता क्या है? बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ना, एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जॉब एनालिसिस इज द रिटन स्टेटमेंट अबाउट द समरी ऑफ द जॉब। एक जॉब की पूरा का पूरा रिटन स्टेटमेंट होता है जिसमें उसमें किस तरह के लोग चाहिए, कैसा काम होगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, क्वालिफिकेशंस क्या होगी, एक्सपीरियंस कितना चाहिए होगा, क्या मेल चाहिए, फीमेल चाहिए, क्या चाहिए, दिस इज ऑल इज द इंक्लूसिव ऑफ जॉब एनालिसिस। एग्जामिनेशन में पूछा गया सबसे फेवरेट क्वेश्चंस, 2 बाय प्रोडक्ट्स ऑफ जॉब एनालिसिस। यू कैन नोट डाउन दिस क्वेश्चन, मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में रिपीट हो चुका है। व्हाट आर द 2 बाय प्रोडक्ट्स ऑफ जॉब एनालिसिस? कौन कौन से 2 बाय प्रोडक्ट्स हैं? जॉब डिस्क्रिप्शन एंड
जॉब स्पेसिफिकेशन। आफ्टर डिटरमाइनिंग नंबर ऑफ पर्सनल, जब नंबर ऑफ पर्सनल हमने कहां से निकाला था? क्वालिटेटिव एनालिसिस से। यहां से हमने डिमांड एंड सप्लाई का एनालिसिस किया था। अब हम क्या करेंगे? इट इज नेसेसरी टू डिटरमाइन प्रिसाइज नेचर ऑफ डिफरेंट जॉब्स इन टर्म्स ऑफ functions, duties and responsibilities. This would help determine the minimum acceptable qualities. क्या वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा? अभी हम सब क्या दे रहे हैं? किसकी तैयारी कर रहे हैं? एनटीए नेट की। तो नेट का कोई मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? क्या है वो? 55% आपके पीजी में, मतलब आप क्या होने चाहिए? यूजी नहीं, पीजी। पीजी पास स्टूडेंट होने चाहिए, ना कि अपीयरिंग। पीजी पास स्टूडेंट होने चाहिए विद मिनिमम 55%. So this is what minimum acceptable qualities on the part of personnel required for adequate performance on the job in question. इसे हम कहते हैं qualitative aspect of manpower planning. अब बड़ा ही सरल सा प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। Qualitative aspect of manpower planning relates to recruitment and selection, job analysis, training and development और performance appraisal. Job performance appraisal, recruitment and selection, job analysis, training and job analysis. आसान सा प्रश्न है। तो ये कुछ प्रश्न है जो आज हमने सेशन में पढ़ाई भी की है और उसके साथ साथ हमने रिव्यू भी किए कि आगामी एग्जामिनेशन में हमसे इससे रिलेटेड क्या प्रश्न पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं। ठीक है। The phenomena of determining the nature of the job together with minimum acceptable qualities, है ना, ये क्या कहलाता है? जो कि एक जॉब पे परफॉर्मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसे हम कहते हैं जॉब एनालिसिस। इस टॉपिक को भी हम पढ़ेंगे एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एडविन बी फिलिपो की सबसे फेमस डेफिनेशन है जॉब एनालिसिस पे, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। जब आप किसी नौकरी, किसी प्रोफाइल पर आप प्रोफाइल को आप कंप्लीटली स्टडी करते हो, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो, रिलेटिंग टू द ऑपरेशंस, उसमें कैसे काम किया जाएगा, उसकी क्या क्या दायित्व है, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, देन दैट इज नोन एज योर जॉब एनालिसिस। ये कुछ बेसिक डेफिनेशन है, हमें मुंह पर रट जानी चाहिए। एडविन बी फिलिपो ने क्या कहा था? इट इज द systematic study and collection of information relating to a job, relating to its operations and responsibilities. ठीक है दोस्तों, रट जाएगी डेफिनेशन। हमने पढ़ी थी इससे पहले रॉबिन्स की डेफिनेशन एचआरपी की, वो भी बहुत महत्वपूर्ण डेफिनेशन है। कई बार उसी डेफिनेशन से प्रश्न उठ के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, हिंदी में इसी को देखते हैं। संगठन में प्रत्येक विभाग के लिए कर्मियों की संख्या कहां से निकाली थी हमने? कर्मियों की संख्या क्वांटिटेटिव एनालिसिस से, जहां पे हमने क्या किया था? डिमांड एंड सप्लाई का फोरकास्ट किया था। ठीक है, ये कार्मिकों की संख्या हमने कहां से निकाली थी? क्वांटिटेटिव एनालिसिस से निकाली थी, जिसमें हमने डिमांड और सप्लाई दो पर बात की थी। ठीक है, अब यह आवश्यक है कि कर्मियों की न्यूनतम स्वीकार्य गुणों को पहचाना जाए कि हमें क्या क्या न्यूनतम स्वीकार्य गुण हमें चाहिए। लड़की पसंद करने जाते, लड़का पसंद करने जाते शादी के लिए, कुछ बेसिक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, होते वही चीजें है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, इसे कहते हैं कार्य का विश्लेषण। अब नौकरी विश्लेषण किसी विशिष्ट नौकरी के संचालन और जिम्मेदारियों से संबंधित जानकारी का अध्ययन और संग्रह करने की क्या है? एक प्रक्रिया है। अगला अगर देखें तो with the help of the facts and information obtained through job analysis, दो स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं, वो है जेडी एंड जेएस। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि जेडी के अंदर क्या आता है, जेएस के अंदर क्या आता है। एग्जामिनेशन में 110% एक प्रश्न से उठ के आएगा, इन दोनों के एलिमेंट से उठ के। हम एलिमेंट्स पढ़ेंगे डिटेल में, पर उन एलिमेंट्स को समझने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है डी मतलब ड्यूटीज। डिस्क्रिप्शन तो उसका नाम है, जॉब डिस्क्रिप्शन, तो डी इसके अंदर क्या हो गया? ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एंड एस इज योर स्पेसिफिकेशन, मतलब क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, क्या एक्सपीरियंस चाहिए आपको, क्या एज होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें क्या बतलाता है? ये लिख लो कॉपी में, बड़ा बड़ा ब्लॉक बना के लिख लो, जिंदगी में कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि जेडी और जेएस में क्या फर्क होता है। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब कैसी मशीनों पे काम करना है, कौन सुपरवाइजर होगा, किस तरह का इन्वायरमेंट होगा, वर्किंग कंडीशंस कैसी होगी, सारी चीजें इसमें आ जाएंगी।
और आपकी जो अपना पर्सनल होगा वो क्या होगा, स्पेसिफिकेशन। जो आप जॉब की वैकेंसी देखते हो ना, required a female with an experience of 1 to 2 years, preferably to work between 9 to 6. Qualification should be minimum postgraduate in any subject, good typing speed, good at communication, friendly nature, disciplined personality. ये सब क्या है, स्पेसिफिकेशंस है, ठीक है। ये होता है स्पेसिफिकेशन। आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये चीज समझ में आ गई है तो। समझ में आ गई है। बहुत से लोग, अच्छे लोग एग्जामिनेशन में इन दोनों में फर्क करने में, भेद करने में अटक जाते हैं, बट हमें नहीं अटकना है। हमें सिर्फ दो चीजें याद रखनी है कि डी स्टैंड्स फॉर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। डिस्क्रिप्शन का जो डी है वो है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इस चीज को जब हम एक दो बार दोहरा देंगे ना, तो हमारे जहन में जम जाएगी और उतर जाएगी, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड वहीं पर आपको क्लिक करने के लिए बोलेगा, गो एंड क्लिक दिस राइट आंसर। अब पढ़ते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है। इट कंटेन्स डिटेल्स अबाउट द कंटेंट्स ऑफ द जॉब। क्या कंटेंट्स होंगी, मतलब काम कहाँ करना है, कौन सुपरवाइजर होगा, वर्किंग कंडीशंस कैसी होगी, तो क्या है ये कंटेंट्स की बात करता है। इट्स एन ऑर्गेनाइज, ये बड़ा ही ऑर्गेनाइज फैक्चुअल स्टेटमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देख लिया यहाँ पर क्या आ गया, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब। इट इंडिकेट्स ये क्यों करते हैं, व्हाट इज डन, क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं, एंड ब्रीफली हाउ इट इज डन। मैंने वही बतलाया था। इसके कंटेंट्स का क्या होता है, वर्किंग कंडीशंस, रिलेशन विद सुपरवाइजर, मशीन, टूल्स, नेचर ऑफ सुपरविजन, ठीक है। ये सारी चीजें किसमें आती हैं, डी फॉर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। नौकरी का विवरण, इसमें नौकरी की सामग्री के बारे में विवरण होता है। नौकरी विवरण किसी विशिष्ट नौकरी के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का एक संगठन तथ्यात्मक विवरण है। कार्य विवरण बताता है कि क्या किया जाता है, इस नौकरी में क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है और किस लिए होता है। ये सारे उत्तर का जवाब कौन देता है, डी फॉर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब हम देख लेते हैं व्हाट इज एस, स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन मतलब क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए इन टर्म्स ऑफ फिजिकल, एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशंस, ठीक है। समझ में आ जाएगा अच्छे से, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एज वेल एज द एक्सपीरियंस, हमने क्या कहा था, फीमेल विद मिनिमम 1 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, है ना। तो क्या एक्सपीरियंस चाहिए। Specification is a statement of minimum acceptable human qualities necessary to perform a job properly. In contrast to the description, it is the standard of personnel and designates the qualities required for acceptable performance. Acceptable performance के लिए क्या desired qualities आपको आवश्यक है। It lists the various qualifications, बिल्कुल सही बात है। क्या qualification चाहिए, हमें क्या चाहिए था, पीजी, पीजी चाहिए था मिनिमम। स्किल्स क्या चाहिए, गुड टाइपिंग स्किल विद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ही शुड बी वेरी वेल मैनेज्ड, वेल बिहेव्ड पर्सनालिटी। एक्सपीरियंस मिनिमम 1 to 2 years एक्सपीरियंस, ठीक है। द जॉब डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब्स द जॉब स्पेसिफिकेशन डिस्क्राइब्स द पर्सन नीडेड। बहुत इंपॉर्टेंटली लिख लो कि डिस्क्रिप्शन क्या बताता है, जॉब को, और स्पेसिफिकेशन पर्सन को बताता है। ये दो इसके महत्वपूर्ण डिफरेंशिएशन है। यहां से भी हम कभी कहीं भटकने नहीं वाले, जगह पे टिके रहने वाले हैं। नौकरी विशिष्टता शारीरिक, शैक्षिक और योग्यताओं के साथ नौकरी को संतोषजनक ढंग से करने के लिए आवश्यक अनुभव को प्रकट करती है। मानवीय गुणों का एक विवरण है ये। कार्मिकों में एक मानक है जो स्वीकार्य प्रदर्शनी है, जो उनके आवश्यक गुण है वो बतलाता है। ये बतलाता है कि नौकरी विनिर्देश नौकरी के लिए होता है और नौकरी विवरण नौकरी का वर्णन करता है, ठीक है। नौकरी करने वाले का विवरण कौन करता है, नौकरी विनिर्देश, और नौकरी विवरण नौकरी का विवरण करता है। नाउ द लास्ट वेरी छोटा सा जो बात है हम करेंगे वो करेंगे डिफिकल्टीज इन एचआर की। जब हम मानव संसाधन नियोजन करते हैं तो क्या क्या समस्याएं हमारे सामने आती है। सबसे पहली समस्या होती है वो होती है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रैशनल ऑफ प्लानिंग। अगर इस प्लानिंग के औचित्य को ही हम ना समझ पाए कि क्या इसका औचित्य है, तो क्या होगा, प्लानिंग कर पाएंगे। हमें यही नहीं पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में पास्ट ट्रेंड्स क्या रहे हैं,
या मैनेजर की क्या डिजायर्ड स्किल्स होनी चाहिए, या फ्यूचर में क्या एक्सपेंशन प्लान्स है, तो हम क्या प्लानिंग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रैशनल, योजना के औचित्य की समझ का अभाव, इनसफिशिएंट टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट। अब किसी भी कार्य, जिस कार्य में पूरा विश्लेषण आ रहा है, हमारे फ्यूचर के एक्सपेंशन प्लान्स का विश्लेषण आ रहा है, हमारी स्ट्रेंथ का विश्लेषण आ रहा है, हमारे पास स्ट्रेंथ्स को हम देख रहे हैं, हम अगर मैनेजमेंट का सपोर्ट नहीं है तो डेफिनेटली वो काम क्या होगा, उसकी जो रेट होगी, जो काम का जो प्रोग्रेस है, जो एफिशिएंसी होगी, वो क्या हो जाएगी, काफी हद तक कम हो जाएगी। एंड इनसफिशिएंट इनिशियल एफर्ट, अपर्याप्त प्रारंभिक प्रयास। ये कार्य जो है, एचआरपी इज द स्टार्ट ऑफ ऑपरेटिव फंक्शंस, मतलब एचआरएम का जो इनिशियल बेस है वो क्या है, एचआरपी है। और अगर वहीं से शुरुआत अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली पूरी की पूरी फिल्म का मजा किरकिरा हो जाएगा। लास्ट, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन विद अदर फंक्शंस। ना एचआरपी का जो फंक्शन है वो सभी फंक्शन से कोऑर्डिनेट कर रहा है ना, ये आपके हर मैनेजरियल फंक्शन, जैसे एचआरपी अगर आप कर रहे हो तो आपको हर डिपार्टमेंट के मैनेजर के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, हर फंक्शनल मैनेजर से आपको उसकी नीड लेनी पड़ेगी, उसकी समस्याएं लेनी पड़ेगी। तो अगर कोऑर्डिनेशन अगर प्रॉपर नहीं है तो डेफिनेटली काम नहीं हो सकता है। हो सकता है, ठीक है, एक शादी का इवेंट हो रहा है, तो वो शादी का इवेंट सिर्फ केटरिंग वाले से हो जाएगा क्या? यू नीड टू कोऑर्डिनेट विद ऑल अदर पार्ट्स, जो मेहंदी वाली टीम है, जो हल्दी वाली टीम है, जो डेकोरेशन की टीम है, जो खाने की टीम है, जो डेकोरेशन की टीम है, जो केटरिंग की टीम है, एंड टॉप मोस्ट अगर वो जो ऑर्गेनाइजर्स है, जो फैमिली है जिसका वो वेडिंग फंक्शन है, सुनो ना, टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट, अगर वही लोग प्रॉपरली टाइम नहीं देंगे तो क्या उनके मन की चीजें आप जान पाएंगे? आपको क्या पता व्हाट दे वांट फ्रॉम यू? तो इट इज ऑल अबाउट दैट। अगर उस एग्जाम्पल को यहाँ सेट करो तो कंप्लीटली फिट होता है यहाँ पर, ठीक है। एंड लास्ट सेकंड इज लैक ऑफ इंटीग्रेशन विद ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, संगठनात्मक। हमने ऑर्गेनाइजेशन के प्लान के साथ, जब हमने एचआरपी का प्रोसेस पढ़ा था ना, तब भी हमने कहां से शुरुआत की थी? फर्स्ट स्टेप क्या थी? एनालाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट स्टेप ही हमारी क्या थी? एनालाइज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो बहुत जरूरी है कि संगठनात्मक, संगठन के जो लक्ष्य है उनके साथ इसका एकीकरण हो। एंड लास्ट इज नॉन कोऑपरेशन ऑफ ऑपरेटिंग मैनेजर्स। अब जो मैनेजर्स ऑपरेशनल लेवल पे हैं, अगर वो भी सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये फंक्शन नहीं कर सकते। टॉप मैनेजमेंट का भी अगर सपोर्ट चाहिए, या मिडिल मैनेजमेंट काम कर रही है, तो जिसे काम करना है ऑपरेशनल डिपार्टमेंट, जो आधारभूत संरचना, अगर वो भी सपोर्ट ना करे तो ये काम नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स है, जस्ट हमारे नॉलेज के लिए हम लोगों ने डिफिकल्टीज पढ़ी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एचआरपी, अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द प्राइमरी ऑपरेटिव फंक्शन। अगर हम इसे ऐसे भी याद रखें, सबसे पहला ऑपरेटिव फंक्शन एचआरपी है। थैंक यू ऑल, हैप्पी लर्निंग।